India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ ऑडियो क्लिप जांच का दिया आदेश। जांच एजेंसी को रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपने को कहा। जस्टिस यशवंत वर्मा महाभियोग मामले की जांच समिति के गठन में अनियमितता की संवैधानिक जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। पूछा, क्या अनियमितता इतनी गंभीर है कि महाभियोग कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमले पर व्यक्त की चिंता। कहा, अधिकारी नियमों को लागू करने में रहे हैं विफल। कई राज्यों में अभी तक अनुपालन हलफनामा दायर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने गायिका नेहा सिंह राठौर को दी अंतरिम राहत। जांच अधिकारी के सामने पेश होने का दिया निर्देश। राज्य का दावा, जांच में सहयोग नहीं कर पा रही राठौर। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरें आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ एक ऑडियो क्लिप की जांच के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर को पूरे 48 घंटे के ऑडियो रिकॉर्डिंग और पूर्व मुख्यमंत्री की स्वीकृति आवाज के नमूनों की फॉरेंसिक जांच करने का निर्देश दिया है। ये मामला मणिपुर में 2023 में हुए जातीय हिंसा से जुड़ा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी। इस क्लिप में कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री की आवाज में हिंसा को बढ़ावा देने और बयान दिए गए थे। संगठन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के याचिका दायर कर कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि पूरे 48 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग और पूर्व मुख्यमंत्री की स्वीकृत आवाज के नमूनों को गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को भेजा जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपेगी। पिछली सुनवाई में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया था कि ये मामला लगभग 10 बार सूचीबद्ध हो चुका है और हर बार सरकारी वकील उपस्थित हुए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारियों को पूरी रिकॉर्डिंग के बारे में पता था, क्योंकि याचिका में ही 48 मिनट की पूरी बातचीत का प्रतिलेख शामिल था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि राज्य को पूरी रिकॉर्डिंग पिछली सुनवाई के बाद ही मिली थी और याचिकाकर्ता ने इसे पहले जमा नहीं कराया था। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रतिवादियों ने भी कभी याचिकाकर्ता से रिकॉर्डिंग की मांग नहीं की। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ऑडियो क्लिप पे छेड़छाड़ की गई है और ये वैज्ञानिक रूप से आवाज की तुलना के लिए उपयुक्त नहीं है। याचिकाकर्ता ने इस निष्कर्ष पर विवाद किया और आरोप लगाया कि मणिपुर पुलिस ने पहले केवल संपादित क्लिप फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजे थे। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि फॉरेंसिक जांच के बाद इस मामले में नए तथ्य सामने आएंगे। ये मामला मणिपुर हिंसा के आरोपों और जांच की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण है। भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये उसका संवैधानिक कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि चुनाव लिस्ट में कोई भी विदेशी न हो। ईसीआई ने यह भी बयान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर को चुनौती देने वाले मामले में दिया है। एसआईआर एक प्रक्रिया है जिसमें चुनावी लिस्ट की समीक्षा और अद्यतन
किया जाता है। इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बेंच की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने एसीआई की दलीलें सुनी। एसीआई की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 323, 325 और 326 और आरपी एक्ट की धारा 15, 16 और 19 के तहत एसीआई का ये कर्तव्य है कि वो चुनावी लिस्ट में विदेशियों को शामिल न होने दे। द्विवेदी ने कहा, हमारा संविधान नागरिक केंद्रित है और ये सुनिश्चित कराना हमारा कर्तव्य है कि चुनावी लिस्ट में कोई भी विदेशी ना हो। द्विवेदी ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने कहा, इन प्रावधानों से ये स्पष्ट होता है कि संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को महत्व देता है। द्विवेदी ने यह भी कहा कि मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया को एनआरसी के बराबर नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि एनआरसी में भारत के सभी लोगों को शामिल किया जाता है, जबकि चुनावी लिस्ट में केवल 18 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को शामिल किया जाता है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को करने का निर्णय लिया है। अब ये देखना होगा कि कोर्ट एसीआई की दलीलों को स्वीकार करता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति के गठन में कुछ अनियमितता नोट की है। कोर्ट की जांच करेगा कि क्या यह अनियमितता इतनी गंभीर है कि इसकी वजह से कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है। न्यायमूर्ति वर्मा ने न्यायाधीश अधिनियम 1968 के तहत संसदीय समिति की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि समिति का गठन संयुक्त रूप से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाना चाहिए था। ये मामला न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास पर अनधिकृत नकदी की खोज से संबंधित है। इस मामले में एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया था, जिसने न्यायमूर्ति वर्मा की संलिप्तता का प्रथम दृष्टया पता लगाया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने आज सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अगर राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो न्यायमूर्ति वर्मा को संयुक्त समिति का लाभ मिलता, लेकिन क्या ये उनके हितों के लिए इतना हानिकारक है कि हमें अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप करना चाहिए। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से दलील दी कि जब दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्ताव पेश किए जाते हैं तो समिति का गठन संयुक्त रूप से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि राज्यसभा के उपसभापति ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है और न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से पेश हुए वकील को लोकसभा और राज्यसभा के दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ये जांच करेगा कि क्या राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव को स्वीकार किया था और क्या संयुक्त समिति के गठन से इनकार करने से न्यायमूर्ति वर्मा के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्शे हिट एंड रन मामले में 2 व्यापारियों की जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। इस मामले में एक नाबालिग द्वारा कथित तौर पर शराब के नशे में चलाई गई कार ने 2 लोगों की जान ले ली थी। कारोबारियों का आरोप है कि इन व्यापारियों ने कार में मौजूद नाबालिगों के ब्लड सैंपल्स को बदलने की कोशिश की थी। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को 8 आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने माना था कि अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ और झूठे प्रमाण गढ़ने की साजिश का मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। आरोपियों पर आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जालसाजी, सबूत से छेड़छाड़ और रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं। आरोपी आशीष मित्तल और आदित्य सूद पर आरोप है कि उन्होंने अपने नाबालिग बेटों के स्थान पर अपना ब्लड सैंपल दिया था। इसके अलावा आरोपियों पर ब्लड सैंपल बदलने और झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करने का भी आरोप है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि साक्ष्य आपराधिक न्याय प्रणाली की मूल आधारशिला है और पुलिस जांच का उद्देश्य राज्य के भरोसे साक्ष्य एकत्र करना है।
अदालत ने माना कि आरोपियों ने मिलकर इस प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास किया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है और आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गायिका नेहा सिंह राठौर को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में अंतरिम राहत दी है। ये एफआईआर उनके द्वारा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलगाम आतंकवादी हमले के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के संबंध में दर्ज की गई थी। न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस चांदोरकर की पीठ ने आदेश दिया कि राठौर के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा और उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि राठौर को 19 जनवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा और अगर वो पेश नहीं होती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने दावा किया कि राठौर जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, लेकिन राठौर के वकील ने इसका खंडन करते हुए कहा कि वह 3 जनवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश हुई थी। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि राठौर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में देश विरोधी बयान प्रकाशित किए थे जो राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कर सकते थे और लोगों को धर्म और जाति के आधार पर अपराध करने के लिए उकसा सकते थे। हाईकोर्ट ने राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके पोस्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम का अपमानजनक तरीके से उपयोग किया था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राठौर ने महत्वपूर्ण समय पर ये पोस्ट किए थे जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में आवारा कुत्तों के हमले से लोगों की मौत हो रही है और अधिकारी नियमों का लागू करने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने कहा, हम जानते हैं कि ये चीजें हो रही हैं। बच्चे, बूढ़े और युवा कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले 20 दिनों में न्यायाधीशों से जुड़े 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और एक न्यायाधीश गंभीर रूप से घायल हैं। कोर्ट ने राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को देश भर में सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों और अस्पतालों को आवारा कुत्तों के हमले से बचाने के लिए बाड़ लगानी होगी। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के बाद उन्हें उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। एनएचएआई ने कोर्ट को बताया कि उसने एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है, जो कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए एनएचएआई ने कहा कि 1400 किलोमीटर से अधिक की खतरनाक सड़कें हैं जहां आवारा कुत्ते पाए गए हैं। कोर्ट ने एनएचएआई को सड़कों को बाढ़ से घेरने का निर्देश दिया है। कोर्ट को बताया गया कि कई राज्यों ने अभी तक अनुपालन हलफनामा दायर नहीं किया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा और राज्यों को अपने निर्देशों का पालन करने के लिए कहेगा। कोर्ट ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा, एक चीज की कमी है कि कुत्तों को परामर्श दिया जाए ताकि वे काटने न पिले। कोर्ट ने ये टिप्पणी उस समय की जब वकील आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने के खिलाफ बहस कर रहे थे। इसी मसले पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर गौरव शर्मा, जो इस केस पर नजर रखे हुए हैं। जी गौरव, बताइए क्या जानकारी है। नमस्कार। नमस्कार शालिनी जी, सभी एपीएन न्यूज के दर्शकों को भी नमस्कार। सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय जी की लीगल टीम इस मामले पे बहुत लंबे समय से पैनी नजर गड़ाए हुए है और हम शुरुआत से इस मैटर को फॉलो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर फर्स्ट टाइम नहीं आया। अगर हम पास्ट में जाके देखें तो 2008-2009 से किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी स्वरूप में ये मैटर हमें आता रहा है। पहली बार 2025 में जस्टिस पर्दीवाला ने इसको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में लेने की कोशिश की ताकि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप किए जा सके रादर देन जस्ट एक खोखली बातों को छोड़ के। तब पहली बार ये इशू सामने आया कि मेजर प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। शालिनी जी, हम देखेंगे यहाँ पे 2 इश्यूज हैं जी। पहला इशू है, अगर हम देखें लोगों की तरफ से, लोगों को क्या प्रॉब्लम है स्ट्रे डॉग्स की वजह से। दूसरी बात करेंगे हम एनिमल राइट्स की तरफ से, क्योंकि एक सभ्य समाज में जितना हक
आपका और मेरा जीने का है, उतना ही हक उन आवारा पशुओं का भी है जो खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते। जी यही दो कंटेंशंस हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी तक डिस्कशन हुए हैं। पब्लिक सेफ्टी की जब बात आती है शालिनी जी, तो पब्लिक सेफ्टी में हमेशा ये बात रखी जाती है कि कुत्तों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो कभी भी भौंक सकते हैं, उनके दिमाग के बारे में आप नहीं बता सकते किस समय उनका मूड कैसा है। हमने कई बार देखा छोटे बच्चे सड़क पे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके पीछे कुत्ते जा रहे हैं और उनको काट लिया, ये एक इशू है। दूसरा, अगर सड़क पे कुत्ते भाग रहे हैं तो कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन साइमल्टेनियसली ये एक इशू भी लगातार देखने के लिए आ रहा है, जैसे पीटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, दे हैव बीन अनइक्विवोकली सपोर्टिंग दिस इशू कि कुत्तों के अपने राइट्स हैं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बोला कि क्या केवल कुत्तों के राइट्स हैं, बाकी एनिमल्स नहीं है जिनके राइट्स नहीं है, राइट्स तो सभी एनिमल्स होंगे। तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी लीगल टीम का मानना यह है कि इसमें एक न्यूट्रल अप्रोच की आवश्यकता है। न्यूट्रल अप्रोच की आवश्यकता इस तरीके से कि ना तो पब्लिक को किसी तरह की कोई समस्या आए और ना एनिमल्स के जो राइट्स हैं वो किसी तरीके से हर्ट हो। उसमें बेस्ट जो ऑप्शन है, एज सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हैज आल्सो रेज्ड वेरी ब्यूटीफुली इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टुडे, that animal birth control is the only manner to go about this. Animal birth control का मतलब शालिनी जी ये है कि अगर आप किसी कुत्ते को पकड़िए, उसको स्टरलाइजेशन कीजिए और दोबारा उसको छोड़ दीजिए, तो उस माध्यम से वो आगे आने वाले 3 या 4 साल के बाद एक नए बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा और उस कुत्ते की जो जनरेशन है वो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दिस इज द ओनली वे। जैसा हार्डकोर रेडिकल लोग सजेस्ट करते हैं कि कुत्तों को पकड़िए, उनको एनक्लोजर्स में डाल दीजिए, वो चीज लॉन्ग रन में काम नहीं कर पाएगी। आज दोबारा से मैं आपको बताऊंगा, हमारी लीगल रिसर्च ने इसमें काफी रिसर्च की है। के वेणुगोपाल सीनियर एडवोकेट ने आज ये बात बताई है कि जैसा बताया जा रहा है कि कुत्तों को पकड़िए और उनको डेजिग्नेटेड शेल्टर्स में रख दीजिए और वहां पे खाना खिलाइए, वो इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा आबादी में कुत्ते हैं, उनको एक जगह पे रखना और उनको खाना खिलाना वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है शालिनी जी। तो इस दोनों मैटर्स को देखते हुए हमारा खुद का मानना ये है कि एक न्यूट्रल अप्रोच रखी जाए, उनको पकड़ा जाए, कुत्तों को स्टरलाइज किया जाए, दोबारा लोकेलिटी में छोड़ दिया जाए। इस संदर्भ में अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो दर्शक या आप मेरे सामने रखना चाहें तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस दैट। जी, फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू शालिनी जी। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अनुज पांडे के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने पांडे को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। ये मामला दमोह जिले के सतारिया गांव की एक घटना से जुड़ा है, जहां एक ओबीसी व्यक्ति को एक मंदिर में सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। हाईकोर्ट ने घटना को गहरी जातिगत भेदभाव और मानवीय गरिमा का गंभीर उल्लंघन बताया था और दमोह पुलिस को कई धाराओं में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने एनएसए लगाने को भी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुज पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि एनएसए लगाने का आदेश बिना विधि प्रक्रिया के पालन के किया गया था। मामले की जांच में पता चला कि घटना एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते हुई थी जिसमें अनुज पांडे का मजाक उड़ाया गया था। इसके बाद एक पंचायत बुलाई गई जिसमें पीड़ित को अनुज पांडे के पैर धोने और पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मध्य प्रदेश में जातिगत हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और अगर ये जारी रहा तो हिंदू समाज की एकता खतरे में पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अनुज पांडे को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनएसए जैसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल बिना विधि प्रक्रिया के पालन के नहीं किया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या एनसीएलटी को दिवाला और ऋण संकल्प प्रक्रिया के तहत धोखाधड़ी और ऋण विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि आईबीसी के तहत एनसीएलटी को व्यापक अधिकार दिए गए हैं और सिविल अदालतों को हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया है।
रोसलेनड बिल्टेक ने 2006 में एक ऋण समझौते के तहत 80 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। 2020 में एक व्यवसाय हस्तांतरण समझौते के तहत इस ऋण को विहान 43 रियल्टी के हस्तांतरित कर दिया गया था। रोसनेल्ड बिल्टेक ने दावा किया कि उसने विभिन्न भुगतानों और एक अलग शेयर खरीद समझौते के माध्यम से अपने ऋण का भुगतान कर दिया है। हालांकि विहान 43 रियल्टी ने एनसीएलटी में एक याचिका दायर की और ऋण की अदायगी न करने का आरोप लगाया। न्यायालय ने कहा कि एनसीएलटी के पास धोखाधड़ी और ऋण विवादों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक अधिकार और प्रक्रिया है। न्यायालय ने कहा कि आईबीसी के तहत एनसीएलटी को व्यापक अधिकार दिए गए हैं और सिविल अदालतों को हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया है। निर्णय के मुख्य बिंदु हैं, एनसीएलटी के पास धोखाधड़ी और ऋण विवादों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक अधिकार और प्रक्रिया है। आईबीसी के तहत एनसीएलटी को व्यापक अधिकार दिए गए हैं और सिविल अदालतों को हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया है। एनसीएलटी के पास गहन तथ्यात्मक जांच करने के लिए आवश्यक अधिकार और प्रक्रिया है। न्यायालय ने रोसलेनड बिल्टेक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि यह मामला लग्जरी मुकदमेबाजी का उदाहरण है। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि एनसीएलटी और आईबीसी के तहत धोखाधड़ी और ऋण विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार है। यह निर्णय दिवाला और ऋण संकल्प प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ मामले में केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने पीआईएल पर 1 साल बाद भी जवाब दाखिल नहीं किया है, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहले कहा था कि इस मामले में रेलवे बोर्ड उच्च स्तर पर जांच करेगा। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा, मिस्टर काउंसिल, इस मामले को गंभीरता से लें, कोर्ट को हल्के में न लें, हमें ये पसंद नहीं है। जब पीआईएल दायर किया गया था तब उच्चतम कानून अधिकारी ने बयान दिया था, लेकिन इसके बाद 1 साल बीत गया है और आपने अभी तक हलफनामा नहीं दाखिल किया है। कोर्ट ने रेलवे को 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में रेलवे बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण होना चाहिए। पीआईएल आर्थ विविधि नामक एक संगठन द्वारा दायर किया गया था, जिसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद सुरक्षा उपायों की मांग की थी। इस घटना में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले महीने के लिए निर्धारित की है। अब देखना यह है कि रेलवे और सरकार कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हैं और भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने परिवार के सदस्यों के बीच निष्पादित अचल संपत्ति के लिए गिफ्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी रियायतों का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि गिफ्ट डीड क्या होता है। Do you know that after the recent decision taken by the Uttar Pradesh cabinet, understanding the rules related to gift deed has become even more important, especially for those who want to transfer property within their family. So first let's understand what a gift deed actually is. A gift deed is a legal document through which a person transfers immovable property to another person without any consideration or payment. इसमें कोई सेल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। प्रॉपर्टी जैसे हाउस, एग्रीकल्चर लैंड, शॉप या फैक्ट्री गिफ्ट डीड के थ्रू ट्रांसफर की जा सकती है। ऐसे ट्रांसफर्स जनरली क्लोज फैमिली मेंबर्स जैसे पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग या स्पाउस के फेवर में किए जाते हैं। गिफ्ट डीड को लीगली वैलिड बनाने के लिए कुछ एसेंशियल स्टेप्स फॉलो करना जरूरी होता है। इसमें गिफ्ट डीड का प्रॉपर ड्राफ्टिंग, एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का पेमेंट और सब रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्रेशन शामिल है। सबसे जरूरी डोनर, डोनी और 2 विटनेसेस का प्रेजेंट होना मैंडेटरी होता है। अब कैबिनेट के नए डिसीजन के अंदर अगर गिफ्ट डीड फैमिली मेंबर्स के बीच एग्जीक्यूट होती है तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज पर स्टैम्प ड्यूटी मैक्सिमम 5,000 तक की चार्ज की जा सकती है।
ये डिसीजन प्रॉपर्टी प्लानिंग को ज़्यादा अफोर्डेबल, ट्रांसपेरेंट और डिस्प्यूट फ्री बनाने में मदद करेगा। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.